आज हम लोग क्लास 10 साइंस सेट नंबर 1 साल 2024 के कोड नंबर 824 आईसी के बहुविकल्पी प्रश्न को बताने वाला हूँ। इसमें कुल क्वेश्चन 7 हैं। इन सातों प्रश्न को मैं बारी बारी से यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है। ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, दूसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, तीसरा है ध्रुव तथा फोकस के बीच, और लास्ट ऑप्शन है कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको हम लोग देखेंगे। बात करें उत्तल दर्पण की। देखो, उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से होता है। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन जो है उभरे हुए तल से होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ये इसका ध्रुव है और हमने इसका ये मुख्य अक्ष बना। वह अक्ष जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर हम लोगों ने प्रतिबिंब बनने का नियम समझा होगा और उत्तल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बने हैं उन सबको अगर देखा होगा तो हमें याद है कि इसके सभी प्रतिबिंब दर्पण के P और F के बीच में ही कहीं बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा सीधा होगा, सॉरी आभासी तथा सीधा होगा। P यानी दर्पण का ध्रुव, F यानी दर्पण का फोकस बिंदु, ये इसका फोकस प्लेन हो गया, ये इसका पोल हो गया। कोई भी आप वस्तु कहीं भी ले लें, अगर अनंत ले लेंगे या फिर अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं भी वस्तु को अगर लेते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वह सदैव दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में ही कहीं बनता है। मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर मान लीजिए वस्तु अनंत पर है तो एक प्रकाश किरण ऐसे गई, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो यह सदैव कहां, फोकस से जाएगा। पर परावर्तन यहां से इस तरह से होगा कि अगर हम इसे पीछे बढ़ाएं तो ये कहां से गुजरेगा, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ओके, ये नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से एक किरण और उसी तरफ से ले लीजिए, देख लीजिए, जैसे कि ये एक किरण मैंने और एक समांतर ले लिया, ये भी क्या होगा, फोकस से ही आता हुआ प्रतीत होगा। इसी तरह से अगर इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा कि यह किसी बिंदु पर क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होती है। जहां पे ये किरणें मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पे उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी इस वस्तु का जो भी यहाँ दूर कहीं वस्तु रखी होगी, दूर से जो भी किरणें चल के आती है वो समांतर होती है। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। अभी अगर अगर ये किरणें सच में काटती, यानी कि सच में कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। लेकिन यहाँ पे किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद की नहीं है, इसको हमने पीछे बढ़ाया तब यह किसी बिंदु पर काटती हुई है, यानी कि यह वस्तु कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा आभासी, और यह कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु पर बन रहा है। और यह कैसा होगा, सर आभासी है तो ये सीधा सीधा होगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा। अगर वस्तु कहीं और रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं रख दो, इसका जो प्रतिबिंब है सदैव कहाँ बनेगा, अगर समांतर है तो ये यहाँ से जाएगा, एक हमने पोल से बुझा दिया, ये ऐसे पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे ये घटेगा, यानी पोल और फोकस के बीच में ही रहता है और ये कहीं जाएगा नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, पहला है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी सी और एफ। वक्रता केंद्र यानी सी दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण किसी से कट के बना होगा तो उसका जो सेंटर होता है उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के केंद्र और पोल के बीच के जो मध्य बिंदु होता है उसको फोकस कहते हैं। फिगर में बचिएगा, थोड़ा मैंने आगे पीछे किया है।
बात को समझिए। वक्रता केंद्र यानी सी, फोकस यानी एफ, सी और एफ के बीच नहीं सर, पी और एफ के बीच में बनता है। वक्रता केंद्र यानी सी, अनंत नहीं सर, ये भी ऑप्शन गलत है। ध्रुव यानी पी, फोकस यानी एफ, पी तथा एफ के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, सी हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है तो वह, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और वह दूसरे माध्यम में जाने के बाद अविलंब से अगर दूर हटता है तो वह माध्यम क्या हो, सघन माध्यम से विलंब माध्यम में जाना है, पहले प्रकाश सघन माध्यम से विलंब माध्यम में जाता है तब ऐसा होता है, या फिर प्रकाश विलंब माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो ऐसा होता है, या फिर कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाता है तब ऐसा होता है, या पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाता है, अपारदर्शी माध्यम में जाता है। ठीक, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको देखते हैं। आपको अपवर्तन का नियम याद हो, अपवर्तन का नियम, जब प्रकाश विलंब माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो विलंब की तरफ झुक जाता है। ये दो माध्यम हमने बनाया, एक ऊपर मान लीजिए सघन है, नीचे मान लीजिए विलंब है, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऊपर विलंब है और नीचे जो माध्यम है वो सघन है। ये हमने अवलंब खींच लिया। एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई सघन माध्यम से और ये विलंब माध्यम में जाता, तो आप जानते हैं कि जब भी सघन से विलंब में जाता है तो यह अवलंब से दूर हटता, अवलंब से क्या होता है, दूर हटता। यह है आपतित कोण और यह है अपवर्तित कोण। जब प्रकाश सघन माध्यम से विलंब माध्यम में जाता है, और साफ कर दिया, देखिए इस क्वेश्चन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विलंब माध्यम में जाता है तो वह हमेशा अवलंब से दूर हटता है। ऑप्शन में आइए देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अवलंब से क्या हो रहा है, दूर हटता है। नीचे वाले ऑप्शन में अगर चलोगे, अगर वो विलंब से सघन में जाता है तो अवलंब की तरफ झुकता है, अवलंब की तरफ। ये कोण आई आपतित कोण और ये अपवर्तित। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में परिवर्तन आने के कारण यह घटना होती है, जिससे वस्तुएं टेढ़ी दिखने लगती हैं, जिससे मरीचिका जैसे केस हमको देखने को मिलते हैं। ये सारी घटनाएं इन्हीं की वजह से होती है। या आकाश में तारों का टिमटिमाना हो गया, ये सभी घटनाएं हमें अपवर्तन से देखने को मिलती हैं। सवाल तो कह रहा था कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है और अवलंब से दूर हट रहा है तो किस कंडीशन में यह अवलंब से दूर हटा, अवलंब है कहां, ये जो लाइन हमने खींचा है यह अवलंब है, यह अवलंब, यहां भी ये क्या है हमारा अवलंब। अब देखिए इसमें अवलंब से दूर हटा है, इसमें अवलंब की तरफ आ रहा है, तो हमें कौन सी घटना देखनी है, अवलंब से दूर। अब अवलंब से दूर कब हटता है, जब प्रकाश किस माध्यम से, सघन माध्यम से विलंब माध्यम में आता है। ऑप्शन देखिए, सघन माध्यम से विलंब माध्यम में जाता है तभी यह घटना होती है, यानी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसके लिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस, अगर हम बात करें उत्तल लेंस की तो किस तरह से होता है उत्तल लेंस, ये इसका रहा एफ, इतनी ही दूरी पर एक 2f, f1 मान लीजिए, इसी तरह से यहाँ पे f2 उतना ही दूरी पे 2f2, ऐसे हम मान। क्वेश्चन में कहा है कि एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी यानी f दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर,
उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर, यानी यू का मान जो दिया है वो है 30 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी के अनुसार यू का मान ऋणात्मक। अब जो प्रतिबिंब बनेगा हमें वो निकाल के पहले दिखाना है। तो लेंस का सूत्र आपको पता होगा, 1/f = 1/v - 1/u। यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि ये 30 सेंटीमीटर वाले आंसर सही है या फिर 15 सेंटीमीटर वाला। यानी 30 और 15 में से पहले हम देखना चाहते हैं कि 30 सेंटीमीटर आता है कि 15 सेंटीमीटर। इससे क्या होगा कि हमारे दो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। तो 1/f = हो जाएगा 1/15 बराबर 1/v - 1/-30। ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 1/v + 1/30, ये प्लस में है इधर जाके माइनस, तो 1/15 - 1/30 बराबर 1/v होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 30। 15 दूना 30, 30 से 30, ये किसके बराबर है? 1/v के बराबर। यहाँ हल करते हैं, दो में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1/30, यानी v का मान कितना है? प्लस में 30 है, प्लस में 30 है। अगर हम सूत्र को देखें प्लस में 30, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो नीचे के दो ऑप्शन ये तो नहीं होंगे, बचे ये दो ऑप्शन 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, है ना। आप इसको आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं। पहली बात ये कि v का मान धनात्मक है, v धनात्मक आने का मतलब है कि यह जो प्रतिबिंब बना है वो लेंस की दूसरी तरफ है, क्योंकि इधर ऋणात्मक और उधर धनात्मक चिन्ह परिपाटी। तो लेंस के दूसरी तरफ यह प्रतिबिंब बना। और थोड़ा सा एक और चीज ध्यान दीजिए, जो v का मान है वही u का भी मान है। देखिए, यानी वस्तु अगर मान लेते हैं ये आपका 15 सेंटीमीटर है जो कि आपको दिया हुआ है, फोकस दूरी कितनी? फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 और ये 15, यानी कि ये यहाँ रखा होगा, वस्तु मैंने कहाँ रखा है? 2f1 पर। अगर वस्तु 2f1 पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर ही बनेगा, सेम दूरी पर। यहाँ हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब अगर प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो आप देखिए ना, एक तो वास्तविक बनेगा और दूसरा क्या होगा? उल्टा, और लेंस के दूसरी तरफ बनेगा। यानी ऑप्शन में चलते हैं 30 सेंटीमीटर वस्तु की तरफ नहीं, सॉरी वस्तु की दूसरी तरफ बनेगा। यानी 30 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर, ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा, हाँ सर उल्टा प्रतिबिंब होगा, और ये वस्तु के आकार का ही होगा। यानी जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को एक साथ देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब सूर्य प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। यानी प्रिज्म के आधार से, अगर ये प्रिज्म है, ये इसका कोण मान लीजिए ए है, तो ये है इस प्रिज्म का क्या? आधार। हमें देखना है कि जब कोई प्रकाश इस प्रिज्म से गुजरेगा तो कौन सा रंग जो होगा इसके आधार से दूर होगा, यानी ये ऊपर का। जैसे हमें पता है कि अगर कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 अलग अलग रंगों में टूटता है। जैसे एक प्रकाश ये गया, अब ये जो है इस तरह से कई रंगों में, इस तरह से ये क्या होता है? 7 रंगों में टूट जाता है। तो ये 7 रंगों में क्या होता है? ये जाना चाहिए ऐसे, ये थोड़ा सा क्या होता है? मुड़ता है, अपवर्तन का नियम। तो ये जो 7 अलग अलग रंगों में टूटा है, जिसका नाम आपको याद होगा VIB GYOR, जिसे हम तो कहते हैं विबग्योर। विबग्योर बैजनियापिनाला, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आप बताइए ना, इसके आधार के सबसे करीब कौन सा रंग है? बैगनी। कौन सा रंग? बैगनी। और सबसे दूर कौन सा है? लाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? लाल। यानी कि प्रिज्म के आधार से सबसे दूरस्थ रंग जो है वो है लाल, उसके बाद आपका ऑरेंज है, फिर पीला है, ऐसे सब कुछ। और सबसे करीब में कौन सा है? बैगनी।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ऊर्जा का है कि ईएमएफ का है कि आवेश का है कि विद्युत धारा का? सबसे पहले इसमें देखिए क्या है एम्पियर और सेकंड। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I बराबर Q बटा T होता है। अच्छा, धारा को क्या कहते हैं? एम्पियर। इस T को इधर भेज दिए तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T। अगर आवेश का मात्रक निकालिए तो धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। क्यों क्या चीज था? क्यों था आवेश। यानी आवेश का मात्रक क्या आया है? एम्पियर सेकेंड। अब यहाँ पूछा भी क्या था? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आप ऑप्शन में क्या लिखेंगे? आवेश का। किसका मात्रक है? आवेश। कैसे है सर? धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। अगर समय टी को यहाँ भेजूंगा तो ये टी गुणे में हो जाएगा। फिर धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड यानी ये किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। यानी एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए? सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक साथ इनको हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, एक से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं एक सेल से। यदि उनमें प्रवाहित धारा I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 है तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर इसको हम लोग समझें तो कुछ इस तरह से दो प्रतिरोध तार हैं, किसी एक सेल से जोड़ दिया गया। ये इनको हमने जो है जोड़ दिया किसी सेल से अगर हम किसी तार को जोड़े, मान लो सेल का वोल्टेज V है तो ये प्रतिरोध R1 और ये प्रतिरोध R2 है, तो इनमें जाने वाली धारा जो है I1 तथा I2 है और इसमें जो उत्पन्न ऊष्मा है वो H1 और इसमें जो उत्पन्न ऊष्मा है वो H2 है। कहा है कि इनके ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला याद होगा, H बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R और V बराबर IR। अगर इन्हें दो प्रतिरोधों को किसी सेल से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो यह नियम कहता है कि इन दोनों प्रतिरोधों का जो विभव होगा यानी वोल्टेज जो होगा वो आपस में बराबर होगा, परंतु धाराएं अलग अलग होगी। तो उसी नियम से अगर मैं बात करूं पहले प्रतिरोध के, कौन से? पहले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा, पहले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा? उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा H1 पहले प्रतिरोध में H1 है तो H बराबर क्या होगा? V स्क्वायर अपॉन R1। अच्छा V होगा क्योंकि दोनों का वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अगर इसी तरह से दूसरे में देखा जाए, दूसरे में तो दूसरे में क्या हो जाएगा? H2 बराबर V स्क्वायर अपॉन R2। सिंपल सा। हमें क्या पूछा है? H1 और H2, H1 और H2 का क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। यानी हमें समीकरण 1 और 2 को आपस में भाग करना पड़ेगा। तो H1 बटा H2 यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग लगा दीजिए तो H1 के बटे में H2 आएगा। इधर V स्क्वायर अपॉन R1 के बटे में आएगा V स्क्वायर अपॉन R2। ओके, अब ये इसके पास, ये यहां पहुंचा तो H1 बटा H2 बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर से V स्क्वायर ऐसे डायरेक्टली काट दो तो R2 अपॉन R1 यहाँ पे बचे। तो ऑप्शन देखते हैं, H1 अपॉन H2, R2 अपॉन R1। ऑप्शन नंबर ए क्या सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इसे हम मिटा दें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का
जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको लॉरेंज बल वगैरह बायोसेवर्ट नियम वगैरह नहीं है, एक फॉर्मूला है F बराबर